चांद की उस धूल भरी सतह के नीचे खरबों डॉलर की कीमत वाले संसाधन छुपे हो सकते हैं और नासा जल्द ही इसका एक हिस्सा पाने वाला है। उनकी नई चंद्र ड्रिलिंग तकनीक ने अभी अपना पहला बड़ा परीक्षण पास किया है और ये अंतरिक्ष खनन का एक बिल्कुल नया क्षेत्र खोल सकती है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है और शायद पृथ्वी पर जीवन को भी नया रूप दे सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें चंद्र मिट्टी में कुछ दुर्लभ मिला है, कुछ ऐसा जो भविष्य में हमारे लिए बेहद जरूरी हो सकता है। हीलियम 3। ठीक है, तो आप हीलियम के बारे में जानते हैं ना? ये वही गैस है जिससे जन्मदिन के गुब्बारे हवा में तैरते हैं। हीलियम 3 वो लीन है। ये हीलियम का एक खास समस्थानिक है, जिसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही है 2, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। रसायन शास्त्र की भाषा में कहे तो ये बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बेहद दुर्लभ। अब आती है दुखद बात। पृथ्वी पर भी कभी हीलियम 3 था, असल में काफी मात्रा में था, लेकिन जब हमारा ग्रह बन रहा था तब इसका बहुत सारा हिस्सा अंतरिक्ष में उड़ गया। पता चला कि ये बहुत हल्का है, इसलिए टिक नहीं पाया, लेकिन हम इसे अब भी यहाँ वहाँ ढूंढ सकते हैं, ज्यादातर हमारे ग्रह के अंदर। मेरा मतलब है इसका कुछ हिस्सा सचमुच जमीन के नीचे फंसा हुआ है, या शायद बहुत ज्यादा, जैसा कि कुछ हालिया शोध बताते हैं। फिर भी समस्या ये है कि हीलियम 3 निकालना महंगा, सीमित और वाकई में बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल कि चांद से इसे लाना अचानक बहुत आसान लगने लगता है। ये समझने के लिए कि अंतरिक्ष में हीलियम 3 निकालना क्यों आसान हो सकता है, हमें जल्दी से पृथ्वी और चांद की तुलना करनी होगी। तो ये रहा सूरज, ठीक है। आसमान में ये विशाल आग का गोला लगातार हीलियम 3 की भारी मात्रा में बारिश करता रहता है। जब ये हीलियम 3 पृथ्वी तक पहुंचता है तो हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जैसे कह रहा हो नहीं, यहाँ नहीं, और ये ज्यादातर हीलियम 3 को दूर मोड़ देता है। लेकिन चांद के पास पृथ्वी जैसी कोई दोस्ताना सुरक्षात्मक चुंबकीय ढाल नहीं है, तो जब हीलियम 3 चांद तक पहुंचता है तो वो सीधे सतह से टकराता है और चंद्रमा की मिट्टी लूनर रेज़ोलिथ में फंस जाता है। मैं उस ढीली परत की बात कर रहा हूँ जो चांद की सतह पर धूल, मिट्टी और पत्थरों के मलबे के रूप में फैली हुई है और वहाँ सचमुच टनों की मात्रा में हो सकती है। कुछ अनुमान बताते हैं कि वहाँ 1 से 3 मिलियन टन हीलियम 3 हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लगभग सारा हीलियम 3 शायद चंद्रमा की मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में ही मौजूद है। तो भारी भरकम खुदाई करने के बजाय ये उतना आसान हो सकता है जितना कि बस चांद के थोड़े से धूल उठाना। इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे प्राकृतिक उपग्रह से हीलियम 3 लाना वास्तव में कहीं ज्यादा आसान या शायद सस्ता भी हो सकता है, बनिस्बत इसके कि हम पृथ्वी पर गहराई में खुदाई करें। अब आप शायद सोच रहे होंगे, इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? मतलब अगर ये जन्मदिन के गुब्बारों के लिए काम नहीं आता तो हीलियम 3 में खास बात क्या है? असल में ये पहले से ही उन्नत चिकित्सा तकनीकों जैसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और एक्सरे में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन असली खेल बदलने वाली बात यह है, हीलियम 3 वास्तव में हमारे जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये दुर्लभ समस्थानिक पृथ्वी पर उन्नत न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो ये हमें न केवल बेहद कुशल बल्कि कहीं ज्यादा सुरक्षित परमाणु ऊर्जा दे सकता है। देखिए, आजकल ज्यादातर परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक प्रक्रिया पर चलते हैं जिसे फिशन कहा जाता है। वे यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं और जब उन परमाणुओं का विखंडन होता है तो आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, लेकिन साथ ही कुछ और भी मिलता है, रेडियोधर्मी कचरा। और हाँ, ये जितना खतरनाक सुनाई देता है उतना ही खतरनाक भी है। लेकिन हीलियम 3 अवर है, ये भविष्य के रिएक्टरों को फ्यूजन नामक प्रक्रिया से ऊर्जा दे सकता है। अगर आप हीलियम 3 को ड्यूटेरियम नामक हाइड्रोजन की एक किस्म के साथ मिलाते हैं तो आपको बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, लेकिन बिना खतरनाक कचरे के। ये लागत के लिहाज से भी किफायती हो सकता है। मान लीजिए कि एक स्पेस शटल का कार्गो बे लगभग 25 टन हीलियम 3 ले जा सकता है। ये मात्रा पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को 1 साल तक ऊर्जा देने के लिए काफी होगी। और वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर इतना हीलियम 3 है कि वो पूरी दुनिया को 10,000 साल तक ऊर्जा दे सकता है। फिलहाल ये केवल अनुमान है, लेकिन भविष्य की संभावनाएं इतनी रोमांचक हैं कि हीलियम 3 की मांग पहले ही आसमान छू रही है और इसकी कीमत भी 2024 में। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि हीलियम 3 का बाजार लगभग $670 मिलियन का था। इस साल इसके लगभग 730 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और 10 साल बाद विशेषज्ञों का मानना है कि ये लगभग $1.6 बिलियन तक पहुंच सकता है। इतनी सारी संख्याओं के लिए माफ कीजिए। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि चांद पर खनन क्यों मायने रखता है। ये हमें लगभग अंतहीन स्वच्छ परमाणु ऊर्जा देकर भविष्य के ऊर्जा संकट से सचमुच बचा सकता है। अब तक सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती है।
चांद पर हीलियम-3 का खनन करना एक बात है, लेकिन उसे वापस धरती पर लाना बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए एक संभावित समाधान पर नजर डालते हैं। सबसे पहले रोबोट या विशेष मशीनें चंद्रमा की मिट्टी में ड्रिल करेंगी या बस चांद की धूल को इकट्ठा करेंगी ताकि हीलियम-3 जमा किया जा सके। फिर इसे कंटेनरों में पैक किया जाएगा और चांद से लॉन्च करके धरती की ओर भेजा जाएगा। जब कंटेनर धरती के पास पहुंचेंगे तो एक जहाज, जिसे स्पेस रैपिड ट्रांजिट कहा जाता है, उन्हें ऑर्बिट में उठा लेगा। इसे एक ऐसे पुनः उपयोगी अंतरिक्ष ट्रक की तरह समझिए जिसमें ऐसे इंजन हैं जो थ्रस्ट के लिए हवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरकार ये जहाज धरती पर किसी हवाई अड्डे पर उतरेगा। वहां से हीलियम-3 सीधे पावर प्लांट्स में जाएगा, जिससे हमें स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीमित ऊर्जा मिलेगी। देखा आपने, ये कितना चुनौतीपूर्ण लगता है ना? बिल्कुल, विशेषज्ञ अभी भी हीलियम-3 को ट्रांसपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका खोज रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, हम चांद पर एक पूरी माइनिंग बेस बनाने के और करीब आते जा रहे हैं। हाल ही में नासा ने एक नई ड्रिल तकनीक का परीक्षण किया है, जिसे ट्राइडेंट कहा जाता है, और जैसे ये चंद्र सतह को छूती है तुरंत काम करना शुरू कर देती है और बिल्कुल सही प्रदर्शन करती है। फिलहाल इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी को सतह पर लाना है ताकि वैज्ञानिक उसका अध्ययन कर सके। वे ये जानना चाहते हैं कि चंद्रमा की रेजोलिथ कितनी मजबूत है और जब उसमें ड्रिलिंग की जाती है तो वो कैसे प्रतिक्रिया करती है। ये निश्चित रूप से बाह्य अंतरिक्ष में खनन की दिशा में एक रोमांचक कदम है, क्योंकि बात सिर्फ हीलियम-3 की नहीं है। आप जानते हैं, चांद से और भी कई कीमती चीजें निकाली जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, चांद पर पानी की बर्फ है और उससे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। फिर वहाँ प्लैटिनम, रोडियम और इरिडियम जैसे दुर्लभ और महंगे धातु भी हो सकते हैं। हम यहाँ तक कि लोहा, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी निकाल सकते हैं, जो सीधे कक्षा में चीजें बनाने के लिए एकदम उपयुक्त होंगे, जैसे भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन या अन्य ढांचा। अब जब हमें पता चल गया है कि चांद पे खनन कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप शायद सोच रहे होंगे, क्या ये सब करने की अनुमति भी है? मेरा मतलब है, असल में चांद का मालिक कौन है? संक्षिप्त जवाब है, कोई नहीं। भले ही नासा वहां जाके शोध कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चांद का मालिक है। सन 1967 में कुछ देशों ने आउटर स्पेस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मूल अर्थ ये है कि कोई भी हमारे प्राकृतिक उपग्रह या किसी अन्य खगोलीय पिंड, न तो क्षुद्र ग्रह न कोई ग्रह, यहाँ तक कि वहाँ तैरता कोई भी पत्थर पर मालिकाना हक नहीं जता सकता। तो अगर कोई देश चांद का अन्वेषण करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वे वहाँ झंडा गाड़कर ये नहीं कह सकते कि अब ये हमारा है। अब यहाँ मामला उलझ जाता है। कंपनियां इस बारे में ज्यादा सहमति नहीं है कि निजी कंपनियां वहाँ क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, कोई निजी कंपनी चांद पर एक बेस बनाती है। वे एक सफल अंतरिक्ष यान उतारते हैं, एक छोटा स्टेशन बनाते हैं और खुदाई भी शुरू कर देते हैं। बेस खुद उनका है, बिल्कुल, लेकिन जिस जमीन पे बैठे हैं वो उनकी नहीं है। इस बिंदु तक सबकी राय एक जैसी है। मुश्किल बात यह है कि संधि वास्तव में ये स्पष्ट नहीं करती कि वे जो सामग्री खोदते हैं उसका क्या होगा। कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वे संसाधन वास्तव में उनके होंगे भी या नहीं, और अगर वो सामग्री तकनीकी रूप से कंपनी की नहीं है तो क्या वे उसे बेच भी सकते हैं, कहना मुश्किल है। तो हाँ, मर्ज कीजिए, अगर आपके पास अपना खुद का चंद्रमा बेस बनाने के लिए पैसे भी हों, तो भी आप शायद हीलियम-3 उठाकर उसे यादगार के तौर पे वापस नहीं ला सकते। मेरा मतलब है, जब तक आप ये जोखिम नहीं उठाना चाहते कि आप चांद से प्रतिबंधित होने वाले पहले व्यक्ति बन जाए। ये 3 अरब साल से भी ज्यादा समय से मौजूद है, लेकिन अब पृथ्वी की सबसे पुरानी सतह का कुछ हिस्सा टूट रहा है। आज हमारे महाद्वीप एक जगह जमे हुए लगते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय में ये काफी हिलते डुलते और इधर उधर खिसकते रहे। ये सब टेक्टोनिक गतिविधि की वजह से होता है, जो पृथ्वी की सतह के हिस्सों को धीरे धीरे एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह इधर उधर सरकाती है। इन पहेली के टुकड़ों के सबसे स्थिर हिस्सों को क्रेटन कहा जाता है। क्रेटन बहुत पुराने और मजबूत चट्टानों के हिस्से होते हैं, जो महाद्वीपों की जड़ें बनाते हैं और उन्हें एक साथ जोड़े रखते हैं। नॉर्थ अमेरिकन क्रेटन उनमें से एक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा, कनाडा का लगभग आधा और ग्रीनलैंड का अधिकांश भाग बनाता है। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में ऐसे लगभग 35 बड़े प्राचीन क्रेटन की पहचान की है। वे अपनी मजबूती के कारण सैकड़ों मिलियन सालों तक ज्यादातर एक ही जगह पर बने रहे हैं। लेकिन 2014 में उन्होंने खोजा कि क्रेटन उतने अटूट नहीं हो सकते जितना वे सोचते थे। कुछ क्रेटन ने भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण अपनी मजबूत जड़ों के हिस्से खो दिए और पतले हो गए। ऐसा लगता है कि अगर क्रेटन और अधिक टेक्टोनिक बदलावों से गुजरते हैं
तो वे कम स्थिर हो सकते हैं। 2024 में चीन विश्वविद्यालय के भूविज्ञान वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन भूभाग का विश्लेषण किया जिसे नॉर्थ चाइना क्रैटन या संक्षेप में एनसीसी कहा जाता है। वे ये जानना चाहते थे कि पृथ्वी के कुछ सबसे पुराने शिलाखंड क्षेत्र कैसे टूट सकते हैं। क्रैटन के विघटन की इस प्रक्रिया को डीक्रैटनाइजेशन कहा जाता है। एनसीसी का अध्ययन करना इसलिए रोचक है क्योंकि इसमें 3 मुख्य भाग हैं: पश्चिमी ब्लॉक, पूर्वी ब्लॉक और ट्रांस नॉर्थ चाइना ओरोजेन, जो इन दोनों ब्लॉकों के बीच स्थित एक क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मेसोजोइक युग के दौरान पूर्वी ब्लॉक ने अपनी गहरी प्राचीन जड़ें खो दी, जिसका कारण शक्तिशाली भूगर्भीय हलचलें थीं, जिन्हें टेक्टोनोमैग्मेटिक घटनाएं कहा जाता है। इसलिए वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि पृथ्वी के मैंटल में होने वाली प्रक्रियाएं और प्लेटों की हलचलें एनसीसी के टूटने का कारण कैसे बनी। उन्होंने 4D मॉडल बनाए जो दिखाते हैं कि समय के साथ एनसीसी का आकार कैसे बदला, इसकी सतह की बनावट, इसकी परतों का फैलाव और भूकंप की तरंगें इसमें किस तरह से गुजरती हैं। उन्होंने पाया कि टेक्टोनिक प्लेट का एक हिस्सा क्रैटन के नीचे फिसल गया और फिर पीछे की ओर लुढ़कने लगा। इस लुढ़कने और खिंचाव के कारण मजबूत चट्टान पतली हो गई और आखिरकार अपनी स्थिरता खो बैठी। ये सब लगभग 200 मिलियन साल पहले जुरासिक काल के दौरान शुरू हुआ था, जब डायनासोर धरती पर राज कर रहे थे। नॉर्थ चाइना क्रैटनी एकमात्र जगह नहीं है जहां ये डीक्रैटनाइजेशन प्रक्रिया हो सकती है। अन्य क्रेटन जैसे कि उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और चीन के यांगसी क्षेत्र में भी शायद इसी तरह के बदलावों से गुजरे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये दिखाता है कि पृथ्वी के महाद्वीप अरबों वर्षों में धीरे धीरे कैसे बदलते और विकसित होते रहे हैं। और ऐसा लगता है कि भूविज्ञान के मामले में कोई भी जगह 100% बदलावों से सुरक्षित नहीं है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसे महसूस नहीं करते, लेकिन हमारा ग्रह कभी भी रुकता नहीं है और ये पूरी तरह सामान्य है। लेकिन कभी कभी ये गति अब भी नाटकीय बदलाव लेकर आती है। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने आधिकारिक घोषणा की कि जीलैंडिया को एक नया महाद्वीप कहा जा सकता है। इस रहस्यमयी महाद्वीप के महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र तल से लगभग 3280 फीट की गहराई पर स्थित है। सबसे नजदीकी महासागरीय क्रस्ट उससे भी गहराई में 9800 फीट नीचे डूबा हुआ है। भूवैज्ञानिक समुद्र तल से चट्टानें इकट्ठा करने के लिए गहराई तक गए हैं। उन्होंने पाया कि पास के महासागरीय क्रस्ट के विपरीत, जो ताजे बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, न्यूजीलैंड के आसपास का क्रस्ट प्राचीन ग्रेनाइट, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर का मिश्रण है। ये सब महाद्वीपीय क्रस्ट की ओर इशारा करता है। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने महासागरीय क्रस्ट की एक संकरी पट्टी खोजी है जो ऑस्ट्रेलिया को जीलैंडिया की छिपी हुई भूमि से अलग करती है। इसका मतलब है कि ये दोनों अलग अलग महाद्वीप हैं। 85 मिलियन साल पहले जीलैंडिया ने सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग होने का फैसला किया था। करोड़ों साल बाद शक्तिशाली पैसिफिक प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हेवीवेट चैंपियन है, ने जीलैंडिया के महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे जाने का फैसला किया। और इसी तरह जीलैंडिया की जड़, यानी उसका महाद्वीपीय क्रस्ट से संबंध टूट गया और गहराइयों में चला गया। और इस दुनिया के इस हिस्से से टेक्टोनिक खबरें यहीं खत्म नहीं होती। 120 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक ही जमीन का हिस्सा थे। वे अलग अलग रास्तों पे चले गए, लेकिन अंटार्कटिका खाली हाथ नहीं गया। आज हिंद महासागर में एक महासागरीय पठार है। बहुत समय पहले ये एक और खोए हुए महाद्वीप कैर्गुएलन माइक्रो कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसने भारत और अंटार्कटिका के बीच एक जमीनी पुल बनाया था। ये जानने के लिए कि वो कैसा था, हम दक्षिणी हिंद महासागर में एक छोटे द्वीप समूह को देख सकते हैं। ये द्वीप ही उस प्राचीन भूभाग का बचा हुआ हिस्सा है। यहाँ का मौसम ठंडा है और यहाँ ग्लेशियर भी हैं, क्योंकि ये अंटार्कटिका के बहुत करीब है। लेकिन अतीत में यहाँ का मौसम समशीतोष्ण रहा होगा और यहाँ भरपूर वर्षा होती रही होगी। यहाँ के जानवर और पौधे आज के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों के समान रहे होंगे। एक और खोया हुआ और फिर से मिला महाद्वीप समुद्र में नहीं, बल्कि यूरोप के नीचे छुपा हुआ है। इसे ग्रेटर एड्रिया कहा जाता है और ये यूरोप से टकराया और लगभग 100 मिलियन साल पहले इसके नीचे डूबना शुरू हो गया। आज ये इटली, ग्रीस और बाल्कन देशों के नीचे स्थित है। इसका आकार और यहाँ तक कि इसकी बनावट भी ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, के समान है। ग्रेटर एड्रिया अब दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने कुछ सुराग जरूर छोड़े हैं, जिसका एक हिस्सा आल्प्स पर्वत में समाहित हो गया था। इसके अन्य टुकड़े आज के इटली और क्रोएशिया का हिस्सा हैं, जो एड्रियाटिक सागर के दूसरी ओर स्थित हैं। पूर्व महाद्वीप की चूना पत्थर की चट्टानें जब यूरोपीय भूभाग के नीचे आ गईं, तो वे बदलने लगी। करोड़ों वर्षों तक फैले अत्यधिक ताप और दबाव ने उनकी संरचना बदल दी।
और तभी चूना पत्थर ने अपनी जगह संगमरमर को दे दी। ग्रेटर एड्रिया आज के बड़े महाद्वीप की तरह ठोस भूमि का टुकड़ा नहीं था, बल्कि ये पानी के नीचे एक विशाल उथला शेल्फ जैसा था। समय के साथ रेत, कीचड़ और अन्य चीजें इस शेल्फ पर जम गईं और धीरे धीरे चट्टान में बदल गईं। ग्रेटर एड्रिया शायद जीलैंडिया या फ्लोरिडा कीज की तरह रहा होगा, यानी उथले समुद्र में बसी छोटी छोटी द्वीपों की एक श्रृंखला। पानी के ऊपर शायद बहुत सारे छोटे द्वीप और द्वीप समूह थे, और लहरों के नीचे रंग बिरंगे प्रवाल भित्तियां थीं, जो समुद्री जीवन से भरी हुई थीं। अगर आप उस समय रहते और आपके पास स्कूबा टैंक होता, तो ये गोता लगाने और खोजने के लिए एक अद्भुत जगह होती। तो जब क्रिएटम के साथ इतनी सारी चीजें हो रही थीं, कौन जानता, हम भविष्य में एक नया महाद्वीप देख सकते हैं। साथ ही पृथ्वी की सतह को और गहराई से अध्ययन करने से इतिहास भी बदल सकता है, जैसा कि हम जानते हैं। कोपेनहेगन के वैज्ञानिकों ने स्कैंडिनेविया के असली जन्म स्थान के बारे में एक अद्भुत खोज की है, और वो नहीं है जहां हम सोचते थे। फिनलैंड के दूर दराज हिस्सों से रेत और चट्टान का अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि स्कैंडिनेविया की जड़ें वास्तव में ग्रीनलैंड से आई थीं, वो भी 3.75 अरब साल पहले। इसका मतलब है कि जहां अब नॉर्डिक देश हैं, वो इलाका वैज्ञानिकों की पिछली मान्यता से 250 मिलियन साल पुराना है। और अब हमें ये सब पता चला है फिनलैंड की नदियों की रेत में पाए गए जिरकॉन नामक छोटे छोटे क्रिस्टलों की वजह से। जब वैज्ञानिकों ने इन क्रिस्टलों की रासायनिक संरचना को ध्यान से देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि इन क्रिस्टलों की उम्र ग्रीनलैंड में पाई गई चट्टानों से मेल खाती है, स्कैंडिनेविया से नहीं। उन्होंने यूरेनियम, सीसा, लुटेटियम और हैफनियम जैसे तत्वों का विश्लेषण करने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया, और ये खोजा कि स्कैंडिनेविया के चट्टानी नींव अरबों साल पहले ग्रीनलैंड से टूटकर अलग हो गई। संभवतः जमीन का एक छोटा सा बीज सैकड़ों मिलियन सालों में पृथ्वी की सतह पर बहता हुआ चला गया। ये टुकड़ा अंततः वहीं आके ठहर गया जहां आज फिनलैंड है। समय के साथ इस बीज के चारों ओर नई चट्टानों की परतें बनती गईं, और धीरे धीरे ये वही स्कैंडिनेविया बन गया जिसे हम आज नक्शों पर देखते हैं। यही अध्ययन हमें ये सोचने में मदद कर सकता है कि पृथ्वी पर महाद्वीप सबसे पहले कैसे बने थे। सबसे अधिक स्वीकार्य सिद्धांत ये है कि महाद्वीपीय भूआवरण का विकास ठीक उसी समय शुरू हुआ जब ग्रह का निर्माण हुआ था। लेकिन नए अध्ययनों से पता चलता है कि महाद्वीपों के संकेत केवल 1 अरब साल बाद ही उभरने लगे थे। वैज्ञानिकों ने समझाया कि पृथ्वी के महाद्वीप शायद अलग अलग जगहों पर प्राचीन भू आवरण के छोटे छोटे बीजों के रूप में शुरू हुए थे। समय के साथ ये बीज बढ़ते गए और आज के जमीन के बड़े हिस्से बन गए जिन्हें हम जानते हैं। ये प्राचीन बीज सिर्फ स्कैंडिनेविया में ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत में भी पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को ये निश्चित नहीं है कि ये सभी बीज एक ही जगह से आए थे, या फिर ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विकसित हुए थे। तो अभी भी जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, और वैज्ञानिकों को ये पता लगाने के लिए और खुदाई करनी होगी कि क्या ये सभी प्राचीन बीज आपस में जुड़े हुए हैं। एक बड़ा अंतरिक्ष यान सूर्य के करीब पहुंच रहा है। तारे की डरावनी गर्मी अंतरिक्ष यान के खोल को पिघलाना शुरू कर देती है। एक और पल में ही यान आग की लपटों में घिर जाता है। कुछ ही देर में वो एक जबरदस्त विस्फोट में बिखर जाता है। कितना दुखद अंत होता अगर ये सच होता। ये कोई यान नहीं था, बल्कि 3I/ATLS नामक एक धूमकेतु था, और लोगों की कही हर बात के बावजूद ये अब भी सही सलामत और सक्रिय है। असल में इंटरनेट पर एक अफवाह है कि धूमकेतु 3I/ATLS सूर्य के सबसे करीब पहुंचते ही फट गया था, लेकिन खगोलविदों का कहना है कि ये सच नहीं है। कोई विस्फोट नहीं हुआ, और धूमकेतु का केंद्र अब भी पूरी तरह से सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के दिखता है, जो कि थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि आमतौर पर जो धूमकेतु सूर्य के बहुत करीब से गुजरते हैं उनमें काफी बड़े बदलाव आ जाते हैं। देखिए, धूमकेतु बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थ के मिश्रण से बने होते हैं, इसी वजह से इन्हें अक्सर गंदे हिमगोले कहा जाता है। तो जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो हमारे तारे की तीव्र गर्मी उनकी बर्फ को गैस में बदल देती है। ये नई गैस विशाल जेट्स के रूप में बाहर निकल सकती है, धूमकेतु के चारों ओर एक बादल बना सकती है जिसे कोमा कहते हैं, और या इसे धकेलकर एक लंबी पूंछ में बदल सकती है। सूर्य का प्रकाश इन सभी हिस्सों को और भी चमकदार बना देता है, और अगर देखने की स्थिति अच्छी हो तो छोटे या साधारण टेलीस्कोप वाले लोग भी धूमकेतु का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन शानदार दृश्य होने के अलावा इतनी नजदीकी से गुजरना धूमकेतु के टुकड़े तोड़ सकता है, या यहाँ तक कि उसके पूरे नाभिक को भी फाड़ सकता है। अब ये सच है कि कुछ धूमकेतु इस प्रक्रिया से बच जाते हैं, लेकिन कई, खासकर छोटे या पहली बार आंतरिक सौरमंडल में प्रवेश करने वाले धूमकेतु टुकड़ों में बट जाते हैं या पूरी तरह गायब हो जाते हैं। खैर, 3AITLS ने अलग तरह से व्यवहार किया, तो बस ये 29 अक्टूबर 2025 को सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा। इस बिंदु को पेरिहीलियन कहा जाता है। उस समय धूमकेतु सूर्य से लगभग 13 करोड़ मील दूर था।
ये सूर्य और हमारे ग्रह के बीच की दूरी से लगभग 1.5 गुना है। धूमकेतु सूर्य के दूसरी ओर था, यानी पृथ्वी से विपरीत दिशा में, इसलिए सूर्य ने उसे हमारी नजरों से छुपा दिया था और हम धूमकेतु को देख नहीं सके। वैसे भले ही 3I/ATLS के टूटने या बहुत सारे टुकड़े छोड़ने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका नाभिक पूरी तरह सुरक्षित रहा और इसी वजह से धूमकेतु का व्यवहार वैज्ञानिकों के लिए और भी असामान्य और दिलचस्प बन गया। उन्होंने नई तस्वीरों को ध्यान से देखा और कहा कि सब कुछ सामान्य लग रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले कुछ लोगों ने सोचा था कि धूमकेतु सूर्य के दूसरी ओर से निकलने के बाद टुकड़ों में टूट गया है। ये विचार तब लोकप्रिय हुआ जब एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया कि धूमकेतु ने अपना बहुत सारा द्रव्यमान खो दिया है। इस दावे को साबित करने के लिए ब्लॉग ने स्पेन में 2 छोटे टेलीस्कोप्स द्वारा 9 नवंबर को ली गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में धूमकेतु से गैस की धाराएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। वैज्ञानिकों ने इसका इस्तेमाल ये अनुमान लगाने के लिए किया कि धूमकेतु से कितना पदार्थ निकल रहा है और दावा किया कि इसे कम से कम 16 टुकड़ों में टूट जाना चाहिए था। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इस बयान पर सवाल उठाए हैं। अधिकांश शोधकर्ताओं का कहना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि धूमकेतु फट गया है। एक वैज्ञानिक जो इस धूमकेतु का अध्ययन करते हैं कहते हैं कि उन्होंने जो भी तस्वीरें देखी हैं, उनमें धूमकेतु पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ दिख रहा है। कोई संकेत नहीं है कि धूमकेतु का मुख्य हिस्सा टूट गया है। फिर भी अब जब धूमकेतु दोबारा दिखाई देने लगा है, तो खगोल शास्त्री इसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं। वे धूमकेतु के पदार्थ और संरचना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। इस समय अगर आप इसे पृथ्वी से देखें, तो धूमकेतु पूर्वी आकाश में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर मौसम अच्छा हो तो उत्तरी गोलार्ध के कई हिस्सों में लोग इसे एक छोटे टेलीस्कोप से देख सकते हैं, जैसे इस 6 इंच के लेंस वाले टेलीस्कोप से। और बहुत से लोग सचमुच इस धूमकेतु पर ध्यान देते हैं। जुलाई में खोजे जाने के बाद से ये कई जिज्ञासु विचारों का केंद्र बन गया है। कुछ लोग पूरी तरह से मानते हैं कि ये धूमकेतु जो हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है और शायद 7 अरब साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है, किसी दूसरी सभ्यता द्वारा भेजा गया एक जांच यंत्र हो सकता है। अब ज्यादातर खगोल शास्त्री इससे पूरी तरह असहमत हैं। बिल्कुल, उनका मानना है कि ये धूमकेतु पूरी तरह प्राकृतिक है और मिल्की वे में कहीं किसी अन्य तारा प्रणाली से आया है। और ये वाकई में रोमांचक है। धूमकेतु 3I/ATLS अब तक देखे गए केवल तीसरे इंटरस्टेलर धूमकेतु हैं और ये अपनी तरह का सबसे बड़ा है। इससे पहले 2019 में धूमकेतु 2I/बोरिसोव यहाँ से गुजरा था और 2017 में ओमुआमुआ एक अजीब लंबा सा दिखने वाला पिंड दिखाई दिया था। लेकिन 3I/एटलस जिसका नाभिक 3.5 मील तक बड़ा हो सकता है, ओमुआमुआ की तुलना में कहीं बड़ा है, जो सिर्फ 1/4 मील लंबा था, और बोरिसोव से भी, जो लगभग 3/10 मील चौड़ा है। साथ ही 3I/ATLS शायद अब तक मनुष्यों द्वारा देखे गए सबसे पुराने धूमकेतुओं में से एक है। ओमुआमुआ काफी नया है। इसकी उम्र लगभग 1 अरब साल है। ये आकाशगंगा के पतले डिस्क वाले हिस्से से आया था, जहां अभी भी नए तारे बन रहे हैं। ये हमारे सौर मंडल से होकर गुजरने वाली किसी अन्य तारा प्रणाली से आई पहली ज्ञात वस्तु थी, यानी हमारा पहला अंतरतारकीय मेहमान। ये बहुत ज्यादा खिंचा हुआ था, अपनी चौड़ाई से लगभग 10 गुना लंबा, जो अंतरिक्ष में देखी गई किसी भी चीज से बिल्कुल अलग था। जहां तक 2I/बोरिसोव की बात है, इसकी उम्र लगभग 1.7 अरब साल है, यानी ये बीच में आता है। ये भी पतले डिस्क वाले हिस्से से आया था। ये किसी अन्य तारा प्रणाली से आने वाला पहला पुष्टि किया गया धूमकेतु था और इसने वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल से बाहर की सामग्री को देखने का एक बेहद दुर्लभ मौका दिया। पहले अंतरतारकीय मेहमान ओमुआमुआ के विपरीत, जो एक क्षुद्र ग्रह जैसा दिखता था, बोरिसोव ने एक पारंपरिक धूमकेतु की तरह व्यवहार किया। इसके चारों ओर एक चमकीला कोमा था, जो गैस और धूल की अस्थायी धुंधली परत होती है, जो धूमकेतु के नाभिक के चारों ओर तब बनती है जब वो सूर्य के पास आता है। साथ ही इसके पास धूल और गैस की एक लंबी पूंछ भी थी। अब 2I/बोरिसोव सूर्य से दूर तेजी से जा रहा है और कभी वापस नहीं लौटेगा, लेकिन इसने वैज्ञानिकों को दूर दराज की दुनियाओं की रसायन और इतिहास की एक झलक लेने का मौका दिया। अब चलिए वापस धूमकेतु 3I/एटलस की बात करते हैं। ये पृथ्वी के सबसे करीब 19 दिसंबर को गुजरेगा। अब तक वैज्ञानिक और भी कई अवलोकन करेंगे। लोग भी इस धूमकेतु के बारे में कई नई बातें जरूर कहेंगे, ये तो तय है। लेकिन सबसे अच्छा यही है कि सतर्क रहें और हर बात पर तुरंत विश्वास न करें। वैसे भले ही आप इस मशहूर धूमकेतु को अपनी आंखों से या आम दूरबीन से नहीं देख सकते, लेकिन ये अच्छी खबर है। इटली में एक शक्तिशाली दूरबीन इसे मुफ्त में लाइव दिखा रही है। वाह! तो कोई भी इस रहस्यमय वस्तु को सच में देख सकता है जब ये पास से गुजरती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस धूमकेतु का वजन लगभग 33 अरब टन है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है।
चलिए इसे बेहतर समझने के लिए हम कुछ तुलना करके देखते हैं। आईफिल टावर का वजन तकरीबन कुल मिलाकर 10,000 टन है, तो 33 अरब टन के इस विशाल वजन का सीधा सा मतलब ये है कि 33 लाख आईफिल टावर। और अगर आप इस अंतरिक्ष यात्री की तुलना करने की कोशिश इमारतों से करें तो 33 अरब टन का ये विशालकाय वजन कई बड़े शहर के इलाकों के कुल क्षेत्रफल जितना है, जो पूरी तरह से मजबूत स्टील और कंक्रीट से बने हों। अब 3 IATLS को पहली बार जुलाई में नासा के एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा देखा गया था। और अगर आप ध्यान दें तो एटलस नाम भी वहीं से आया है। इसके थोड़ी देर बाद नासा ने पुष्टि की कि ये वस्तु हमारी सौर प्रणाली से बिल्कुल भी नहीं है। अब विशाल होने के अलावा 3 I/ATLS कई और तरीकों से भी असामान्य है। जैसे जैसे ये सौर मंडल से गुजर रहा है, ये भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और धूल छोड़ रहा है। तो इससे पता चलता है कि 3 ISA-ATLS 3 से 5 ऑर्डर की मात्रा में, यानी 1000 से 1 लाख गुना ज्यादा भारी है 2 अन्य ज्ञात इंटरस्टेलर आगंतुकों की तुलना में। इतना बड़ा अंतर वाकई में एक वैज्ञानिक रहस्य है। ये भी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा कर रहा है, लगभग 1,50,000 मील प्रति घंटा, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 200 गुना ज्यादा है। अरे इतनी स्पीड में तो आपको चालान कट जाएगा। और हमारे सौर मंडल की वस्तुओं के विपरीत जो गुरुत्वाकर्षण के कारण घुमावदार रास्तों पर चलती हैं, 3 I/ATLS लगभग सीधी रेखा में आगे बढ़ रहा है। यही बात इसे सबसे अलग बनाती है। अब जब ये धूमकेतु सूर्य के पार चला गया है तो पृथ्वी पर स्थित दूरबीनें इसे फिर से देख सकती हैं। धूमकेतु 3 I/ATL हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केवल तीसरा इंटरस्टेलर आगंतुक है जिसे हमने कभी देखा है, और ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भी हो सकता है। और ये कुछ अन्य धूमकेतुओं की तरह सूर्य के पास टूटकर बिखरा भी नहीं। इसे अध्ययन करके वैज्ञानिक ये जान सकते हैं कि अन्य तारामंडलों में कौन कौन से पदार्थ मौजूद हैं और हमारी आकाशगंगा में धूमकेतु और यहाँ तक कि ग्रह कैसे बनते हैं, इसे और बेहतर समझ सकते हैं। तो थाईलैंड में 55 साल का एक आदमी स्थानीय नेशनल पार्कों में से एक में कुछ पत्थर चुनने गया था। अब शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर उसे 55 पाउंड पत्थर की जरूरत क्यों। शायद वो उन्हें बेचना चाहता था या उसके पास कोई अजीब डिजाइन प्रोजेक्ट था, लेकिन उसकी योजना कामयाब नहीं। इस बारे में काफी सख्त नियम बनाए गए थे। वो रंगे हाथों पकड़ा गया और अब उसे नेशनल पार्क को एक बहुत बड़ा आर्थिक जुर्माना देना। स्थानीय लोगों में से एक ने हमारे हीरो को पत्थर चुनते हुए देखा और अधिकारियों को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और पार्क रेंजरों, वन सुरक्षा अधिकारियों और पर्यावरण अपराध पुलिस के साथ एक पूरी ऑपरेशन शुरू कर दी। उन्होंने उस जगह पे घात लगाई जहां उसने उन्हें बताया था। जल्द ही उन्होंने एक आदमी को देखा जिसे हम सिर्फ मिस्टर मन्ना के नाम से जानते हैं। उसके पास उर्वरक की बोरी से बना एक बैकपैक था। उसके पास ढेर सारे पत्थर, एक छोटा स्लेज हैमर और एक मछेती थी। ये साफ था कि वो अपनी कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ आया है। जब उन्होंने उसे रोका तो उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। वो बिना अनुमति के पार्क में पत्थर लेने चला गया था। उसने जो किया वो स्थानीय नेशनल पार्क अधिनियम के 2 नियमों का उल्लंघन करता है, जिनका सार यही है कि आप संरक्षित भूमि से प्राकृतिक संसाधन नहीं ले सकते। अब उसे नेशनल पार्क कार्यालय में औपचारिक जुर्माने का सामना करना पड़ रहा है। ये मामूली बात लग सकती है, लेकिन गलत जगह से एक पत्थर उठाना भी प्रकृति को असली नुकसान पहुंचा सकता है। वो थाई आदमी किस्मत वाला था कि उसे जेल नहीं जाना पड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय उद्यानों से पत्थर, सीपियां, पुरानी लकड़ी या कोई भी कलाकृति हटाने पर वाकई सजा मिलती है। तो हाँ, अगली बार अगर आप ऐसा कुछ करने का सोचें तो तैयार रहें कि आपको $5,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है या 6 महीने जेल में बिताने पड़ सकते हैं। नेवादा में 2 लोगों ने ये बात कड़वी तरह से सीखी। उन्होंने सिर्फ यादों के लिए कुछ पत्थर घर ले जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें जोर से एक चट्टान से नीचे धकेल दिया। ये सब लेक मीड नेशनल रिक्रिएशन एरिया में हुआ और पार्क के अधिकारी उस घटना की फुटेज देखकर लगभग रो ही पड़े थे। आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा, ये उनकी समझ से बाहर है। जो लाल पत्थर उन्होंने गिराए वे उस संरचना का हिस्सा थे जिसे बनने में लाखों साल लगे और अब उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं है। ये सब पार्क की सबसे लोकप्रिय हाइकिंग ट्रेल्स में से एक पर हुआ। चूंकि पार्क इतना विशाल है, स्टाफ हर जगह एक साथ नहीं रह सकता और हर शरारती पर्यटक को बेवकूफी करने से नहीं रोक सकता। शुक्र है यहाँ हर साल आने वाले 6 मिलियन लोगों में कुछ जिम्मेदार पर्यटक भी होते हैं जो ऐसी घटनाओं की जानकारी अधिकारियों को देते हैं। हमारे मामले में वीडियो ने उन दोनों लोगों की पहचान करने में मदद की और अदालत ने इसे 2 दिन की सुनवाई के दौरान संघीय जूरी के सामने सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने दोनों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उस पर हमला करने के एक आरोप में दोषी पाया। तो अब ये दोनों मूर्ख व्यक्ति 1 साल तक की जेल की अवधि, $1 लाख का भारी जुर्माना या इन दोनों ही कठोर कानूनी सजाओं का सामना करेंगे।
अब चट्टानें ही एकमात्र चीज नहीं है जिन्हें लोग हाइकिंग से घर ले जाने की कोशिश करते हैं। एरिजोना के पेट्रीफाइड फॉरेस्ट नेशनल पार्क में लोग सालों से जीवाश्म लकड़ी चुरा रहे हैं। इस लकड़ी में अनोखे इंद्रधनुषी रंग होते हैं और ये सब प्राचीन पेड़ों का हिस्सा है जो लाखों सालों में पत्थर में बदल गए। आप हर टुकड़े से प्रागैतिहासिक पृथ्वी के बारे में जान सकते हैं, लेकिन लोगों को उस हिस्से में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उन्हें उन अफवाहों में ज्यादा मजा आता है जो इन जीवाश्मों के साथ जुड़ी रहस्यमयी श्राप के बारे में है। कहा जाता है कि अगर आप कोई टुकड़ा घर ले जाएं तो आपके साथ बदकिस्मती जुड़ जाएगी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि इसमें लोगों को क्या आकर्षण है। हाँ, सैकड़ों लोग जिन्होंने इस पे विश्वास किया, पार्क से लकड़ी ले गए और फिर माफी के पत्रों के साथ उसे वापस भेज दिया। पार्क प्रशासन ने इन पत्रों को तथाकथित अंतरात्मा के ढेर में इकट्ठा किया और उनके लिए खास शर्म की दीवार भी बनाई है। इसी समय पार्क रेंजरों ने कहा कि शरारती आगंतुकों ने इतनी लकड़ी चुरा ली थी कि पार्क खाली सा होने लगा था। उन्होंने हर मेहमान को संभावित अपराधी की तरह देखा और कौन उन्हें दोष दे सकता है। लेकिन किसी ने भी असल में ये शोध नहीं किया कि आगंतुकों ने पार्क से कितनी जीवाश्म लकड़ी चुराई थी। पैलियोंटोलॉजिस्टों ने आखिरकार ये जांचने का फैसला किया कि क्या सच में लाखों टन लकड़ी गायब थी, और ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। किसी ने उस इलाके से लकड़ी गायब होने की रिपोर्ट दी थी जहां चट्टानों की परतों में सैद्धांतिक रूप से भी लकड़ी हो ही नहीं सकती थी। फिर उन्होंने ऐतिहासिक तस्वीरों की तुलना 2007 और 2012 की हालिया तस्वीरों से की। पता चला कि परिदृश्य में वास्तव में कोई खास बदलाव नहीं आया था। नई पक्की पगडंडियों ने कुछ कथित रूप से गायब लकड़ी को ढक दिया था। और हालांकि रेंजर अब भी कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं, लगभग 1 से 2% पर्यटकों को जो छोटे जीवाश्म के टुकड़े ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूरा जीवाश्मित पेड़ ठेले में डाल के ले जा रहा हो। इसलिए पार्क के कर्मचारियों ने पर्यटकों के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाने का फैसला किया और यहाँ तक कि विजिटर ओरिएंटेशन वीडियो से भी वो नाटकीय दृश्य हटा दिया जिसमें किसी को जीवाश्म चोरी के लिए गिरफ्तार होते दिखाया गया था। अब पार्क में गाड़ियों की तलाशी या बड़े बड़े इलाकों को बंद करने जैसी जरूरत से ज्यादा सख्त रणनीतियां नहीं अपनाई जाती। अब तो वे लोगों को पहले से भी ज्यादा पार्क का अन्वेषण करने और डेस्टिनेशन हाइक पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप ट्रैकिंग करके उन छुपे हुए स्थानों और अद्भुत नजारों को देख सकते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। ऐसे ही एक निगरानी में हुई सार्वजनिक खुदाई के दौरान एक शौकिया जीवाश्म प्रेमी ने लंबी थूथन वाली मछली का जबड़ा खोज निकाला जो पार्क में पहले कभी नहीं मिला था। तो अगर आप वाकई पार्क से 1-2 पत्थर उठाए बिना नहीं रह सकते तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भूमि प्रबंधन ब्यूरो उदारता से लोगों को अपनी कुछ सार्वजनिक जमीनों पर रोजाना 25 पाउंड तक पत्थर और 1 टुकड़ा जीवाश्म लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति देता है। आप ऐसा तब तक कर सकते हैं जब तक यह व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और आप खुदाई या विस्फोट नहीं कर रहे हैं। अलास्का में कुछ पार्कों में ये तब तक अनुमति है जब तक आप औजारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे या आवासों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन नियमों को दोबारा जांच लेना हमेशा बेहतर होता है। और अगर आप सार्वजनिक जमीनों पर डायनासोर की हड्डियां या प्राचीन मछलियों, सरीसृपों या स्तनधारियों जैसे जानवरों के जीवाश्म इकट्ठा करना चाहते हैं तो माफ कीजिए, ये बिल्कुल मना है। केवल BLM से विशेष परमिट वाले शोधकर्ता ही ऐसा कर सकते हैं। और जब वे कुछ दिलचस्प चीजें भी ढूंढते हैं तो वो उनकी निजी संपत्ति नहीं होती। वे जो भी जीवाश्म इकट्ठा करते हैं वे सभी सार्वजनिक संपत्ति रहते हैं और उन्हें संग्रहालयों, विश्वविद्यालयों या अनुसंधान केंद्रों में भेज दिया जाता है जहां उनका अध्ययन और प्रदर्शन किया जा सके। अगर आपको पुराने सीप, घोंघे या ट्राइलोबाइट्स जैसे आम जीवाश्म मिलते हैं तो आमतौर पर आप व्यक्तिगत उपयोग के लिए थोड़ी मात्रा में उन्हें ले सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप उन्हें बेचने या अदला बदली करने की कोशिश न करें। इसके अलावा अगर आपको किसी गुफा के अंदर कुछ भी मिलता है जैसे जानवरों की हड्डियां, पौधे या अनोखी चट्टानों की संरचनाएं, तो वे भी पूरी तरह से निषिद्ध हैं। ये चीजें संघीय रूप से संरक्षित हैं, जिसका मतलब है कि आप उन्हें छू नहीं सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते या हटा नहीं सकते। बस उसकी एक फोटो लें और दूसरों के देखने के लिए वहीं छोड़ दें। यही बात सीपों पर भी लागू होती है। उन्हें उठाने से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। कई जीवों का जीवन उन पे निर्भर करता है, तो अगर आप एक सीप उठा लेते हैं तो आप उनके जीवन का एक हिस्सा छीन लेते हैं। सीप समुद्र तटों को स्थिर रखने में मदद करते हैं, पक्षियों को घोंसला बनाने की सामग्री देते हैं और समुद्री जीवन जैसे शैवाल, समुद्री घास, स्पंज और छोटे छोटे केकड़ों को घर प्रदान करते हैं। सीपों में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है जो समुद्री पानी में घुल जाता है और समुद्र द्वारा फिर से इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि हर सीप एक बड़े पुनर्चक्रण प्रणाली का हिस्सा है। अमेरिका में आप कुछ खाली सीप इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मजे के लिए। कुछ प्रजातियां संरक्षित हैं और अगर आप गलती से किसी जीवित जानवर को सीप के अंदर ले जाते हैं तो आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। एक महिला ने फ्लोरिडा के की वेस्ट के एक समुद्र तट से 40 सीप उठा लिए थे। पता चला कि उन सीपों के अंदर जीवित क्वीन कॉन्ग्स थे। ये जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट के तहत संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। आखिरकार उसे 15 दिन की जेल और $500 का जुर्माना भरना पड़ा।
ये बिल्कुल भी सबसे अच्छा समुद्र तटीय स्मृति चिन्ह नहीं है। तो हाँ, जब आप नेशनल पार्क्स में घूम रहे हो तो अपने उत्साह पर थोड़ा काबू रखें और याद रखें, आपके और उस जगह दोनों के लिए सबसे सुरक्षित यही है कि आप बस तस्वीरें लेकर घर लौटें।